नमस्कार, पेश है हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओकाया इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक और सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए। बैठक में शहरी विकास विभाग में 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रितों में शामिल करने का फैसला लिया गया। वहीं पुराने वाहनों को सीएनजी में तब्दील करने और हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में छूट देने पर फैसला लिया गया। साथ ही इस बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ढांचे में बदलाव पर भी मोहर लगी है, जिसमें 15 और नए पदों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। दो 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो इसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये प्रस्ताव बड़े अहम माने जा रहे हैं। इन प्रस्तावों की अगर हम बात करें, क्या कुछ विशेषता इन प्रस्तावों की और ये कैसे राज्य के विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कई विभागों की नियमावली में जो संशोधन किया गया है, कई विभागों के ढांचे में जो है वो परिवर्तन किया गया है। और अगर प्रमुख रूप से अगर बड़े फैसलों की बात करें तो पर्यटन और परिवहन विभाग के कुछ बड़े फैसलों पर जो है आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। सबसे पहला जो फैसला जो है वो ब्रीफिंग में सरकार के द्वारा अवगत कराया गया, वो शहरी विकास विभाग को लेकर था, जिसमें 800 कर्मचारियों के जो आश्रितों को, मृतक आश्रितों के पद में जो है वो समायोजित करने पर जो है वो कैबिनेट ने फैसला लिया। यानी कि जो 800 से ज्यादा कर्मचारी थे उनको नियमितीकरण किया गया था, लेकिन अब उन्हें मृतक आश्रित कोटे के तहत भी जो है वो शामिल कर लिया गया है। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एक निर्णय पहले से ही कैबिनेट स्तर पर लिया गया था, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो राशि वाहन स्वामियों को मिलेगी उसको लेकर कहीं न कहीं थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब सरकार ने जो वाहन स्वामी अपने पुरानों वाहनों को स्क्रैप करेंगे और वो नए वाहन लेंगे तो उनको जो राशि अनुमन्य होगी उसको लेकर एक खाता बनाया गया है, बैंक खाता, और उससे डायरेक्ट जो है स्क्रैप पॉलिसी का लाभ लेने वाले वाहन स्वामियों के खाते में जो है वो राशि चली जाएगी। इसी तरीके से परिवहन विभाग की बात करें तो हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर एक बड़ा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक देखने को मिल रहा था कि जो हाइब्रिड गाड़ियां थी उनमें टैक्स के रूप में जो है वो गाड़ियों को छूट नहीं मिल रही थी। तो जो उत्तराखंड के लोग थे वो दूसरे राज्यों से जो है वो इसका लाभ लेते हुए दूसरे राज्यों में अपने वाहन पंजीकरण करा रहे थे जो हाइब्रिड गाड़ी आ रही थी। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि उत्तराखंड में भी जो है हाइब्रिड गाड़ियों में जो टैक्स है उसको माफ किया जाएगा। इससे 2 फायदे जो है वो सीधे तौर से विभाग ने भी गिनाए हैं, परिवहन विभाग ने। परिवहन विभाग का साफ तौर से कहना है कि एक तो जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनकी गाड़ियों का जो है वो रजिस्ट्रेशन अपने
ही प्रदेश में हो जाएगा और दूसरा फायदा उनको टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों से हो रहे थे तो इससे जो रजिस्ट्रेशन का पैसा था वो दूसरे राज्यों में जा रहा था टैक्स बचने को लेकर। तो और एक और जो कार्मिक विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो कांस्टेबल की भर्तियां अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग होती हैं और सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की जो भर्तियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पे पुलिस कांस्टेबल की बात हो, परिवहन विभाग में जो कांस्टेबल की बात हो, आबकारी विभाग में कांस्टेबल की बात हो, अलग अलग भर्तियां इनको लेकर होती थी कांस्टेबल स्तर पर भी और सब इंस्पेक्टर स्तर पर भी। तो अब सभी विभागों की जो भर्ती सेवा निश्चयन आयोग करता है वो एक साथ जो है वो लिखित परीक्षा जो है वो सभी विभागों की कांस्टेबल की भी करेगा और दरोगा को लेकर भी करेगा। तो कार्मिक विभाग की तरफ से भी एक बड़ा निर्णय हुआ है और अब जो आगामी भर्तियां होंगी वो अलग अलग जो है वो विभागों की बजाय एक साथ जो है वो लिखित भर्ती परीक्षा अब आयोजित की जाएगी। जी मनीष, ये फैसले हम देखें तो बहुत अहम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला परिवहन विभाग में जो किया गया है, आपने बताया स्क्रैप का जो गाड़ी अगर आप कराते हैं तो उसके बाद जो राशि है वो बहुत समय लगता था अकाउंट में आने में, अब उसको लेकर कहा गया कि वो जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही साथ स्क्रैप पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्या इसमें जो हम कहें कि जिसकी गाड़ी है वो अगर उसको स्क्रैप कराता है तो उसका लाभ भी क्या उसको नई गाड़ी की खरीद में मिलेगा, कोई छूट उसको मिलेगी? क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसी पॉलिसी है, तो क्या उत्तराखंड में इसको लेकर पॉलिसी बनी है? देखिए, जो स्क्रैप पॉलिसी है वो इसी को लेकर लाई गई थी कि जो अपने पुराने वाहन है, 15 साल से पुराने वाहन है या जो स्क्रैप के तहत जो पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाते हैं उनको लेकर जो है वो नए वाहन खरीदने पर जो है वो छूट मिलती है। लेकिन वो छूट जो है वो उस छूट को लेने में कहीं ना कहीं कई बार ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए अब सरकार ने कहा है कि एक खाता जो है वो कंबाइंड बना दिया गया है ताकि जैसे ही स्क्रैप वाहन किया जाएगा उसका जो कागज दिखाए जाएंगे कि वाहन स्क्रैप हो गया तो तुरंत जो वाहन स्वामी है उसके खाते में जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है वो राशि पहुंच जाएगी। तो इसी को लेकर ये कदम सरकार की तरफ से जो है वो उठाया गया है। जी बिल्कुल। और हम बात करें, अब आपने बताया कि एक रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा मसला हुआ करता था कि हम करा रहे थे तो हम कह रहे थे सीएनजी गाड़ियां अगर ले रहे थे तब परेशानी नहीं थी, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। लोगों को अन्य राज्यों से गाड़ियों को रजिस्टर कराना पड़ रहा था ताकि टैक्स में जो है छूट मिल सके। अब टैक्स छूट अब उत्तराखंड में ही मिलेगी, इसका असर कैसे मानकर चले, कितना प्रभाव पड़ेगा? हम रजिस्ट्रेशन विभाग की भी बात करें और आम लोगों की भी बात करें, क्या फर्क पड़ने वाला है इस पॉलिसी का? देखिए, इस पॉलिसी का अगर सीधे तरीके से देखें तो उत्तराखंड में जो हाइब्रिड गाड़ियां थी उस पर टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। तो जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता था वो दूसरे राज्यों में जाकर उत्तराखंड के लोग कर रहे थे। कुछ लोग कर रहे थे, कुछ हालांकि ऐसे ही खरीद रहे थे। लेकिन अब सरकार के सामने जब ये चीज परिवहन विभाग के सामने आई तो परिवहन विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया, कैबिनेट के समक्ष लेके आए और कैबिनेट के सामने जो आज मोहर लगी है उसमें जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका जो टैक्स है वो अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी माफ कर दिया गया है। तो यानी कि जो टैक्स से बचने को लेकर जो है वो दूसरे राज्यों की ओर जो उत्तराखंड के लोग रुख करते थे कि टैक्स में उन्हें छूट मिले जब हाइब्रिड गाड़ियां लें, तो अब उसका सीधा लाभ उन्हें मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि जब उत्तराखंड का लोग होंगे और वो हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हैं, दूसरे राज्यों का रजिस्ट्रेशन होगा तो कई बार दिमाग में भी और तकनीकी खामी में भी रहता है कि अगर हम अपने प्रदेश में चल रहे हैं तो दूसरे नंबर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। तो अब एक तो जो राहत जो हाइब्रिड गाड़ी रखने वालों के लिए ये होगी कि उनका जो नंबर होगा वो उत्तराखंड का ही मिल जाएगा, उन्हें टैक्स में भी छूट मिलेगी और परिवहन विभाग को ये फायदा होगा कि जो रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों से गाड़ियां हो रही थी, उत्तराखंड के लोग खरीद रहे थे, उनका जो ऑन रिकॉर्ड से लेकर सभी जानकारियां यहां पर हो जाएंगी और परिवहन विभाग के लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। जी मनीष, सीएनजी गाड़ियों को लेकर भी जो है ऑर्डर आया है यहाँ पर, वो क्या कुछ है और ये कैसे फायदेमंद रहने वाला है? आप स्क्रैप में किया जाता है, इसी को लेकर क्योंकि पुराने वाहनों को अगर यदि आप दे रहे हैं और उसे सीएनजी वाहन में ले रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल वाहन है, तो कॉमर्शियल वाहन वाले ज़्यादा जो है इस चीज़ की ओर जा रहे हैं।
क्योंकि सीएनजी की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन जो है वो सरकार के सामने जो एक चीज़ रहती है कि ज़्यादा पॉल्यूशन शहरों में ना हो, तो इसी को लेकर सरकार जो है वो स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है। और स्क्रैप पॉलिसी में साफ तौर से सरकार के द्वारा जो है वो स्क्रैप करने वाले वाहनों को जो है छूट दी जाती है नए वाहन खरीदने में। तो इसको लेकर सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि किए गए वाहनों को जो राशि है वो सीधे जो है वो वाहन स्वामी के खाते में जाए। और अब हम देखते हैं कि देहरादून में भी काफी लोग जो है वो सीएनजी वाहन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर की बात करें या ऑटो विक्रम की बात करें। तो इसलिए ये पॉलिसी इनको लेकर लाई गई है। और बसों में भी जो सिटी बसें देहरादून में चलती हैं उनके लिए भी सीएनजी वाहनों को लेकर जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, तो उनके लिए चीजें आसान परिवहन विभाग के द्वारा की गई है, ताकि पॉल्यूशन जो है वो सीएनजी वाहनों में लोग ज्यादा जाते हैं तो पॉल्यूशन को कम किया जा सके देहरादून में भी और पूरे उत्तराखंड के जो शहरी इलाके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़े फैसले इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं, जहां पर 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें परिवहन विभाग के 4 प्रस्ताव भी शामिल है। और इसके अंदर अब कई पॉलिसी जोड़ दी गई है, साथ ही साथ मानदेय को लेकर भी चर्चा जो है वो की गई है। तो वहीं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, सीएम कड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं। ताजा मामला हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले का सामने आया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हाल ही के महीनों में सरकार ने ये दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पहले जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से ज्यादा संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की नीति साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही तय करना। यही कारण है कि बीते 3 सालों में कई ऐसे सीनियर अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है जो पहले अछूत माने जाते थे। इन बड़े नामों पर गिरी सरकार की गाज। हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत कुल 12 लोग सस्पेंड। रामविलास यादव IAS अधिकारी, आय से ज्यादा संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल। IFS अधिकारी किशन चंद, वन विभाग से जुड़े इस सीनियर अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जेल हुई है। RBS रावत, पूर्व IFS अधिकारी और पूर्व चेयरमैन UKSSC, परीक्षा धांधली मामले में जेल में। हरमिंदर सिंह बवेजा, उद्यान निदेशक, बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए। अमित जैन, वित्त नियंत्रक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। भूपेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक, वित्त परिवहन निगम, रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन। विजिलेंस द्वारा विस्तृत जांच चल रही है। महिपाल सिंह, लेखपाल, रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। PCS अधिकारी निधि यादव, विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ भी विजिलेंस जांच शुरू की गई है। रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्टाम्प शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित। राज्य कर विभाग के अधिकारी VP सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह, इन वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तो वहीं जांच के दायरे से सेवानिवृत्त अधिकारी भी नहीं बचे। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है
कि सिर्फ वर्तमान में कार्यरत ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे अगर उन्होंने सेवा काल में कोई अनियमितता की हो। कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल सेवानिवृत्त लेखपाल, जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। मृत्युंजय मिश्रा पूर्व रजिस्ट्रार आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी। रजनीश कुमार पांडे सीनियर गोदाम अधिकारी, जीबीपीयू 80 पंतनगर, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में केस दर्ज। राज्य में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है कि युवा पीढ़ी को साफ सुथरा और निष्पक्ष अवसर मिले। अब तक 57 नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। इससे ये संदेश गया है कि राज्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। देहरादून से MH1 न्यूज के लिए मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में धामी सरकार की कार्रवाई से विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे प्रकरण में अब सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कई सफेदपोश लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों की बलि चढ़ाई गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि हरिद्वार में ऐसे कई जमीन के घोटाले पहले भी हुए हैं। ये वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफ़ेद पोश का संरक्षण न हो। अब वो सफ़ेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के ज़मीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं, और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है। इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को, प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए। तो वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बैठक में विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य रूप से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा पर भी बातचीत की गई। आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संघ में एक संयुक्त बैठक की गई है, और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं,
किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। वहीं डीडीहाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह चुफल ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार जमीन घोटाले में की गई सख्त और तत्काल कार्रवाई की सराहना की है। वहीं विधायक चुफल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया ये कठोर कदम प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से जनता में विश्वास बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज हरिद्वार का जो मामला था, इसमें जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, क्योंकि इसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, पीसीएस भी हैं, जो ज़मीन में जिस प्रकार से लिप्त पाए गए घोटाले में, उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की, ये बिल्कुल सराहनीय है। इससे बड़े से बड़े अधिकारी, कोई भी अधिकारी यदि गलत काम कर रहा है कि भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज के जो ये कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए बहुत प्रदेश के लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सबक मिलेगा और जिससे काम को भी और आगे बढ़ेगी, गति आगे बढ़ेगी, विकास कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे इस आज के जो घटनाक्रम से। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभुलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फहीम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक से 18 जून से पहले शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 18 जून जो है वो रखा गया तारीख। बता दें कि मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उनकी ओर से मामले की सीबीआई से जांच कराने और परिवार को सुरक्षा देने को लेकर याचिका दायर की गई। एक याचिका हम लोग उनकी यहाँ पे क्रिमिनल रेट हमने फाइल किया था। एक फहीम नाम के व्यक्ति का जो फहीम था, उसका 8 फरवरी की शाम को एक संजय सोनकर और सत्या सोनकर दोनों लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अब एफआईआर दर्ज हुई 6 मई को 2024 को और मर्डर का केस है। मर्डर मतलब 302 का केस है और आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविजन भी है कि 90 दिन में आपको मर्डर केसेस में भी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। चार्जशीट नहीं फाइल हुई। सरकार का पक्ष आया कि भाई उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गई और हमें उसमें सत्यता नहीं मिली। तो वहीं बागेश्वर में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों को 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। कर्मचारियों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। बता दें कि कर्मचारी सरकार से पुलिस कार्यों से मुक्ति, लैपटॉप, डेटा पैक और मानदेय जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार है। इसमें हमारा जो मेन मांग है राजस्व पुलिस के संबंध में, जैसे आप लोग को सभी लोग को पता है कि अंकिता हत्याकांड के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व पुलिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इसमें सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हम 2025 मई तक इसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। 2 फेज तो हमारे रेवेन्यू पुलिस से ले ली गई है, बट तीसरे फेज में जो हमारे क्षेत्र कुछ बचे हैं उससे हमारा पुलिस कार्य का परित्याग है।